गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और जहां से हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी भी आज हम पढ़ने वाले हैं कोविड के बारे में और कोविड से रिलेटेड वैक्सीन के बारे में। आज हम सब कुछ इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे भी कहाँ से ये वायरस आया है और किस फैमिली से ये रिलेट करता है और ये हमारे शरीर के अंदर कैसे एंटर मतलब ये प्रवेश करेगा और कौन सी सेल्स के अंदर ये सेल्स होती है कोशिका उनके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे शरीर में आएंगे, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट इसके हमारे शरीर में आएंगे। अगर इस वायरस को हमारे शरीर में बढ़ने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। और बहुत सी वैक्सीन आ चुकी है बाजार के अंदर, वो वैक्सीन किस पे काम कर रही है, कैसे उन वैक्सीन को तैयार किया गया है, कैसे उन वैक्सीन को तैयार किया गया है और क्या वो वैक्सीन हमारे लिए कारगर है या नहीं है, क्या उन वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, क्या वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट का टॉपिक ही आपका बच्चे वैक्सीन आएगा। क्या आएगा? वैक्सीन आएगा। कि सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 हुआ ना भाई, कोरोना वायरस आया है, ये कोविड-19 क्या है। तो इन सारी की सारी जानकारी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, है ना। बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से लेके नहीं चलूंगा मैं आपको, मतलब आपकी भाषा में उस बात को समझाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा ताकि जितने भी हमारे साथ जुड़े उन सभी को सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी तरह बच्चे समझ आ जाए, है ना। तो व्हाट इज कोविड-19, सबसे पहले बात करते हैं भी कोविड-19 क्या है। तो आप एक एक बात समझते जाना। व्हाट इज कोविड-19, ये कोविड-19 है क्या, व्हाट इज कोविड-19। अब ये कोविड-19 है क्या, तो सभी को पता है कोविड-19 इज ए डिजीज, एक बीमारी का नाम है बच्चे, एक बीमारी का नाम है केस्ड बाय सार्स, है ना। एक बार मैं बता देता हूं, इट इज ए डिजीज, इट इज ए, ये साइड रख दो इसको, इट इज ए डिजीज इट इज, अच्छा लिखने रहने दे, समझा ही देते हैं ना। यह एक बच्चे बीमारी है। कोविड-19 क्या है, तो यह एक बीमारी है जो एक सार्स कार्निवर्स 2, याद रखना भी है। अब ये सार्स फैमिली से रिलेटेड थी, किससे, सार्स से रिलेटेड थी। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, फुल फॉर्म सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 2, इसकी क्या है भाई, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। मतलब ये जो आपका है वो कोरोना वायरस है, क्या है, कोरोना वायरस है। और ये कोरोना वायरस किस फैमिली से है बच्चे, तो याद करो भाई किससे है, ये सारस से है। किससे है, सारस फैमिली से ये रिलेट करेगा, सारस फैमिली से रिलेट करेगा। तो इस बीमारी का ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, सबसे पहले बात करें भाई इस बीमारी का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो आप बता दोगे भाई चाइना के अंदर एक जगह थी, एक सिटी थी चाइना के अंदर, वुहान, वहां पे क्या किया भाई, एक व्यक्ति को लिया और उसके नमूनिया था, क्या था, नमूनिया था उस व्यक्ति के। तो उसमें सिम्टम्स किसके दिखाई दे रहे थे, जो नमूनिया के अंदर आ रहे थे ना, उस व्यक्ति को जुकाम था, कुछ खांसी भी आ रही थी, हल्का उसके फीवर था। तो उस व्यक्ति को क्या बोल दिया गया भाई इसके क्या है, नमूनिया है। बाद में उस व्यक्ति का टेस्ट किया गया, बाद में उस व्यक्ति का क्या किया गया बच्चे, चेकअप किया गया। तो उसको बताया गया भी इसके अंदर नमूनिया नहीं है, इसके अंदर एक वायरस डिटेक्ट हुआ है। क्या, एक वायरस डिटेक्ट हुआ है। दिसंबर 2019 की बात है, ये दिसंबर 2020 है ना,
2019 में, सॉरी 2020 में तो लॉकडाउन ही था, दिसंबर 2019 के अंदर वुहान चाइना के अंदर एक व्यक्ति को लिया गया, उसको निमोनिया केस बता दिया, लेकिन बाद में जैसे ही उसका चेकअप होता है तो एक नया वायरस डिटेक्ट होता है। क्या होता है? एक नया वायरस डिटेक्ट होता है, और उस वायरस का नाम बच्चे क्या दिया गया? तो आप बताओगे, उस डिजीज का नाम दिया गया कोविड-19। क्या नाम दिया गया? कोविड-19 दिया गया। और उस वायरस को क्या बोल दिया गया? भाई ये वायरस क्या है? कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस है। अब ध्यान से सुन लो, अभी समझाता हूं मैं आपको कि क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए। भाई कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक डिजीज है, एक डिजीज है। भाई किससे होने वाली डिजीज है? एक SARS-CoV-2, मतलब सारस फैमिली का एक कोरोना वायरस है, उससे क्या हुई है? भी आपको कोविड-19 डिजीज हुई है। अब इसकी ओरिजिन की बात करें, भाई बीमारी कहां से आई? ये बीमारी आई बच्चे चाइना के वुहान एक शहर था, चाइना का वुहान एक शहर था। वहां पे एक व्यक्ति को क्या हो गया? निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया। तो उसके अंदर जो सिम्टम्स थे ना, लक्षण दिखाई दे रहे थे, वो किसके आ रहे थे बच्चे? निमोनिया के आ रहे थे। किसके आ रहे थे? निमोनिया के। मतलब उसके नाक से कुछ पानी बह रहा होगा, है ना, जिसको आप कॉमन कोल्ड बोल दिया। उसके फीवर हुआ, कफ हुई, तो हम कह दिया भाई इसको निमोनिया है। बाद के अंदर उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो एक अलग सा वायरस डिटेक्ट हुआ, एक अलग सा वायरस डिटेक्ट हुआ, और कह दिया भी ये बीमारी है, ये वायरस से है, और ये वायरस न्यू है, ये पुराने वायरस में नहीं मिल रहा, ये वायरस है वो बच्चे न्यू है, नया वायरस आया है, और बोल दिया इसको ये बीमारी है, वो क्या है आपकी? कोविड-19। क्या है? कोविड-19 डिजीज है, जो एक किससे हुई है? वायरस से हुई है। किससे हुई है? वायरस से हुई है। और उस वायरस का क्या नाम बोल दिया गया? कोरोना। क्या बोल दिया गया? कोरोना वायरस बोल दिया। क्या बोल दिया? कोरोना वायरस बोल दिया। अब भाई ये स्टार्टिंग फेज था वायरस का। क्या था? स्टार्टिंग फेज में था, नया नया वायरस था, उतना नुकसान हार्मफुल नहीं था, उतना हार्मफुल नहीं था। टाइम के बाद टाइम जाएगा, है ना, कुछ टाइम बाद वो वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करता है। स्ट्रेन चेंज का मतलब अपनी शेप, साइज, सब कुछ अदर चला जाता है। तो आपने कहा ना भी सेकंड लहर आई, डेल्टा लहर, उस सेकंड लहर को बच्चे क्या बोला गया? डेल्टा। आज बात हो रही है डेल्टा 3 की, डेल्टा प्लस है ना, आज बात हो रही है भाई जो थर्ड लहर है ना वो डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस मतलब अब वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज फिर से कर लिया। अब वायरस ने, ये नया वायरस है तो कोरोना वायरस सही, लेकिन अब की बार क्या कर लिया इसने? अपना स्ट्रेन चेंज किया हुआ है। अब जितना टाइम लगेगा, देखो भाई पहले वाले वायरस की इतनी पकड़ नहीं थी, है ना, वो फैल भी ज्यादा नहीं रहा था, है ना। जैसे मैं अगर कोरोना वायरस की बात करूं ना, 2019 के अंदर एक व्यक्ति की ओवरेज थी, वो कितने व्यक्ति में फैला रहा था? 2.5% के अंदर वो कोविड फैल रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर आई तेजी से फैला, मतलब ये जो रेट था वो आपका 4 के करीब पहुंच गया, 4 से 5% में। मतलब सेकंड लहर के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति था बच्चे, तो वो सेकंड लहर में 4 से 5% को आगे फैला रहा था। तो इसके अंदर मतलब इस बीमारी की फैलने की जो दर थी वो क्या होगी? अब इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। इस डेल्टा प्लस में क्या है? डेल्टा प्लस से अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो वो कितने परसेंट को फैलाने का काम करेगा? वो 8% को फैलाने का काम करेगा। इसका मतलब ये वायरस है, ये स्ट्रेन है, ये सबसे जल्दी फैलेगा। और बोला गया था ना अभी छोटे बच्चों के अंदर भी इसका डेंजर्स मतलब खतरा देखा जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर जो फैलने की पावर है वो बहुत ज्यादा है। 2019 की बात करें, 2020 स्टार्टिंग में, तब ये 2.5 व्यक्तियों को फैलने का काम कर रहा था, लेकिन आज ये डेल्टा प्लस जो वायरस है ना आपका, ये 8 व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। मतलब फैलेगा कैसे भी? अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो ज्यादा फैलने का खतरा होता है उसके वाटर ड्रॉपलेट से, जो किससे निकलते हैं? माउथ से या नोज से। याद रखना भाई, इस वायरस के फैलने के सबसे ज्यादा
चांसेस है वो वाटर ड्रॉपलेट से है। मतलब जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके माउथ से जो वाटर ड्रॉपलेट आए हैं उसी से ये वायरस ज्यादा फैलता है। इसीलिए कहा गया 1 मीटर गैप होना जरूरी है सभी के बीच, 1 मीटर दूरी होना जरूरी है, मास्क होना भी जरूरी है। और आप रेगुलर क्या यूज करते रहो, आप सैनिटाइजर यूज करते रहो। अब सैनिटाइजर क्या काम करेगा, एक एक बात आज मैं समझाऊंगा। भाई सैनिटाइजर क्यों जरूरी है, मास्क क्यों जरूरी है, और 1 मीटर गैप तो मैंने अभी बता दिया। भाई जो ये वायरस है ये वाटर ड्रॉपलेट से ज्यादा फैलता है, वाटर ड्रॉपलेट से। जब भी कोई सीजिंग व्यक्ति करता है ना, छींक के मारता है तो बाहर निकलता है कोई भी वाटर ड्रॉपलेट, तो उससे चांसेस इसके थोड़ा ज्यादा होता है। तो 1 मीटर गैप जरूरी है भाई, 1 मीटर गैप जरूरी होता है। अब मेरी बात सुनो भाई, अब 2002-03 के अंदर भी बीमारी आई थी, 2012 के अंदर भी आई थी और 2019 के लास्ट में भी आ गई। ये तीनों की तीनों बच्चे बीमारी थी ना, ये किससे थी भी, आपकी वायरस से ही थी। 2002-03 में आई थी एक बीमारी, एक 2012 के अंदर आई और एक 2019-20 बोल दो, क्योंकि 19 के लास्ट में आई थी चाइना में और 20 के अंदर फैल गई थी पूरे कंट्रीज में। किसमें, पूरे कंट्रीज में फैल गई। अब मेरी बात सुनो, ये बीमारी आई थी, वो आई थी सारस से। किससे, सारस से आई थी। और ये आई थी मिरस से, MERS, MERS। इसको बोला था मैंने सारस को, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो भाई, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका मतलब जब 2002 के अंदर जो डिजीज आई थी सारस, एक वायरस था। सारस क्या था, एक वायरस था, उसी वायरस फैमिली का ये वायरस है, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2002 और 3 है। शुरुआत कहां से हुई, चाइना से हुई। कहां से हुई भाई, चाइना से हुई इसकी। तो आप कहोगे कि 2002-03 के अंदर जिस वायरस से डिजीज आई थी वो कहां से आई थी बच्चे, चाइना से। कहां से आई थी, चाइना से। अब ये MERS क्या है, MERS क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट मतलब मिडल ईस्ट सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह बी वायरस किस पे अटैक कर रहा था, रेस्पिरेशन सिस्टम पे कर रहा था। यह बीमारी कहां पे आई भाई, 2012 के अंदर। ये आई थी भी, शुरुआत हुई थी इसकी अरब कंट्रीज के अंदर। किसके अंदर है, मिडल ईस्ट कंट्री बोल दो या आपकी अरब कंट्रीज बोल दो, UAE वगैरह है ना। तो अरब कंट्रीज के अंदर 2012 के अंदर ये बीमारी आई थी आपकी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी किससे हो रहा था भी, आपका वायरस। अब ये 2019 और 20 के अंदर भी तो आया है ना कोविड-19। इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत भी आपकी किससे हुई थी भाई, चाइना से। और ये दोनों की दोनों डिजीज किससे मिलती है, कोरोना से। किससे मिल रही है, कोरोना से मिल रही है भाई। 2002 के अंदर आई थी, 3 के अंदर आई थी, 2012 के अंदर आई थी। किस सिस्टम पे अटैक है इस वायरस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक है, मतलब हमारे श्वसन तंत्र पे। जो हम नोज है आपके एयर पाइप आएगी, एयर पाइप हमारी किस में जाके खुलती है, लंग्स में खुलती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया ना समझ में। तो मतलब इस बीमारी ने भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या किया था, अटैक किया था। इसने भी अटैक किया 2012 में। और सबसे बड़ा अटैक किसने किया, कोरोना ने किया। किसने किया, कोरोना ने किया। अब भाई इनकी क्या दवाई नहीं बन सकती, इनकी क्या वैक्सीन नहीं हो सकती, होती है बच्चे। वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे काम करती है, वो मैं आज की क्लास में सारा कुछ समझा के आपको जाऊंगा। तो यहां तक समझ में आया ना सभी को। भाई ये बीमारी मैंने क्यों बताई, क्योंकि 2002 और 3 के अंदर भी जो बीमारी आई थी वो भी आपकी कोरोना से मिलती जुलती थी, है ना। 2012 के अंदर जो अरब कंट्रीज के अंदर डिजीज देखी गई वो भी कोरोना से मिलती जुलती थी। लेकिन अब 2019-20 के अंदर बीमारी आई है, इसका तो सबसे ज्यादा ही अटैक किस पे था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे था। अब आज की बात करें भी, जो सेकंड लहर आई तो आप सभी को पता है पहली लहर से बहुत ज्यादा डेंजरस थी। और आने वाले दिनों के अंदर जो थर्ड लहर की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं बच्चे, ये भी डेंजरस होने वाली है। हम इससे कैसे बचें, हम इस थर्ड लहर से कैसे बच सकते हैं, 1 बाय 1 करके सारी बात को जानते हैं। आगे देखो भाई सभी, आगे देखो सभी।
भाई अगर आपको कोरोना हुआ है, अगर आपको कोरोना हुआ है तो क्या होगा भाई? अगर कोरोना हुआ है तो बच्चे आपके सिम्टम्स आएंगे। कोरोना होगा तो आपके सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स का मतलब क्या है कि आपके अंदर लक्षण देखे जाएंगे। किसके अंदर है? मतलब आपके अंदर कोरोना के बच्चे लक्षण आएंगे। कोरोना के लक्षण के मतलब क्या होगा कि 5 से 6 दिन में हो, एवरेज है ये भी, 5 से 6 दिन के अंदर कोरोना के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, एक एवरेज है। जरूरी नहीं है 1 से 14 दिन के बीच भी आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि भी उस व्यक्ति के अंदर से क्या है लक्षण दिखाई दे। अब लक्षण क्या है? व्यक्ति को क्या होगा? कोल्ड होगा। क्या होगा? कोल्ड होगा, कफ होगा, और इसको माइल्ड फीवर होगा, हल्का बुखार होगा, और साथ के अंदर फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान महसूस करेगा व्यक्ति। क्या महसूस करेगा? थकान महसूस करेगा। ऐसा क्यों भाई? ये फीवर क्यों आता है कोरोना टाइम में? ये फीवर है क्यों होता है कोरोना टाइम में, और वैक्सीन लगाने से ही फीवर क्यों आता है, इसकी भी मैं पूरी जानकारी आज आपको बताऊंगा। तो आपको पता है ना भाई क्या होगा कि सिम्टम्स के अंदर आपको फीवर होगा, कफ होगा, फटीग का मतलब क्या होगा कि आपके शरीर में थकान हो जाएगी, और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको वीक दिखाई देगा। वीक का मतलब समझ रहे हो ना? आपको ब्रीथिंग के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी है ना। प्रॉब्लम्स मतलब सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। सांस लेने में बच्चे क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इस बात की तो सिम्टम्स की थी। जरूरी नहीं है भी सभी के अंदर सिम्टम्स आए। 90% है ना, 80 से लेके 90% लगभग सभी के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। और मेनली सिम्टम्स है ना 5 से 6 दिन लगते हैं भाई, 5 से 6 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों? उसका भी कारण आगे पढ़ने वाले हैं हम, है ना। उसके बाद देखो भाई कि अगर इनके सिम्टम्स आ गए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे करेगा? एक नॉर्मल पर्सन पे इफेक्ट करेगा या किसी बीमारी से ग्रसित है व्यक्ति उस पे इफेक्ट करेगा? अब मेरी बात सुनो, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है वो आपको बताता हूं मैं अभी। भाई रोगों से लड़ने की अक्षमता, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जो WBC के पास होती है। किसके पास होती है बच्चे? व्हाइट ब्लड सेल, जो सोल्जर कहते हैं उसको आप, वही तो लड़ने का काम करेगा फौरन से। अब WBC के पास आपकी इम्यून सिस्टम है, लड़ने की पावर है। अब जितनी ज्यादा लड़ने की पावर है, हमारे अंदर इम्यूनिटी है, तो उसको कोरोना वायरस का थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा। लेकिन उसकी जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है वो मारने का काम करेगी वायरस को, लेकिन ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी व्यक्ति को कैंसर है, किसी को एड्स है ना, किसी को एड्स है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी का बीपी लो रहता है। उस केस के अंदर उन पर्सन्स को ये वायरस ज्यादा इफेक्ट करेगा एक नॉर्मल व्यक्ति से। बात समझ आई? मैंने कहा एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसकी पावर रोगों से लड़ने की अधिक होती है। किससे? जो पहले ग्रसित है किसी व्यक्ति बीमारी से, उससे। तो उस व्यक्ति के 80% डेथ होती है ना, रेट ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति की डेथ रेट कम है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पहले बीमारी से ग्रसित है उसकी डेथ रेट थोड़ी सी ज्यादा है। जरूरी नहीं है भी कोई भी व्यक्ति पहले बीमारी से ग्रसित है उसकी डेथ होगी, नहीं भाई, जरूरी नहीं है। अगर टाइम पे आपने वैक्सीनेशन करवाया है तो आपकी डेथ रेट भी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बात करता हूं भाई, आप कहते हैं भी कोविड हुआ है, 19 हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या करवाओ? टेस्ट करवाओ। क्या करवाओ? टेस्ट करवाओ। तो आप कहोगे भी हमारे नियर डियर जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसके अंदर क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। क्या लिए जाते हैं? सैंपल लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? सैंपल लिए जाते हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, सैंपल लिए जाएंगे तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, RT-PCR। RT-PCR टेस्ट होता है बच्चे, और एक होता है ब्लड टेस्ट। एक RT-PCR टेस्ट होता है और एक होता है ब्लड टेस्ट। अब मेरी बात सुनो भाई, ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडी चेक की
की जाती है। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है आपका एंटीबॉडी चेक की जाती है, एंटीबॉडी। और इस आरटीपीसीआर के अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर आपका जेनेटिक फिंगरप्रिंट देखा जाता है, जेनेटिक फिंगरप्रिंट देखा जाता है, मतलब डीएनए, क्या डीएनए। मतलब आरटीपीसीआर जो टेस्ट होगा वो सेल के मतलब आपके डीएनए पे आधारित है, और जो ब्लड टेस्ट है उसके अंदर आपका क्या देखा जाता है बच्चे, एंटीबॉडी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी देखा जाता है। अब आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म देख लो भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमेज चेन रिएक्शन। चलो इसका छोड़ो, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, ये टेस्ट पूछा जाएगा। तो आरटीपीसीआर थोड़ा सा याद रखना। और ये किस पे रिलेट है आपका, डीएनए पे। किस पे, डीएनए पे। एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा, वो आपको क्या बता देगा भाई, एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। अगर एंटीबॉडी बनी हुई होगी तो आपको कोरोना है, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो आपको कोरोना नहीं है। क्योंकि एंटीबॉडी है ना, ये लॉन्ग टर्म तक, अगर कोरोना से अगर आज हम गुजर गए, हमने टेस्ट नहीं करवाया, हमारी इम्यून सही था, हम ठीक हो गए, 2 महीने बाद भी अगर आप एंटीबॉडी चेक करवाओगे तो पता लग जाएगा उस व्यक्ति को 2 महीने पहले क्या हुआ था, कोरोना हुआ था। क्या हुआ था, कोरोना हुआ था। प्रिवेंशन हम बच्चे बात कर रहे थे टेस्ट की, भाई एक होता है आरटीपीसीआर टेस्ट जो किसके लिए है आपका, कोरोना के लिए है, और दूसरा है ब्लड टेस्ट। लेकिन हम ब्लड टेस्ट तो बहुत रेयर चांस में करवा रहे हैं। जो आपका टेस्ट है वो कौन सा, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म लिख लो बच्चे, क्योंकि मैंने कह दिया अभी नहीं आएगा, तो कोरोना का जो टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो लिखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ध्यान से सुन लो भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर टेस्ट की क्या है बच्चे, फुल फॉर्म है। क्या है, फुल फॉर्म है। ये किस पे देखा जा रहा है, आपका डीएनए चेक किया जाता है इस पे। किस पे, डीएनए से पता लगाया जाता है। क्योंकि इसके मैं अभी बताता हूँ ये डीएनए पे क्यों काम इसका है। ब्लड टेस्ट के लिए क्या है भी, एंटीबॉडी देखी जाती है। क्या देखी जाती है बच्चे, एंटीबॉडी देखी जाती है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए, है ना भाई, इसको कोविड-19 बीमारी है जो कोरोना वायरस है, इससे हमें कैसा बचा जाए। एक तो भाई मास्क यूज करना चाहिए सभी को। क्या यूज करना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए। दूसरी भाई आपकी दूरी दूसरे व्यक्ति से कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर कम से कम होनी चाहिए, आम बात है ना ये तो। और तीसरा सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, और टाइम से टाइम आपको हैंड वॉश भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं भी इसका स्टार्टिंग फैक्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वायरस के बारे में एक बात, है ना। वायरस देखेंगे कौन सा पार्ट वायरस है, कैसे वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा। और उसके बाद आपको मैं करवाऊंगा वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीनेशन से क्या क्या हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको कहा था ना भी किस में मिला, बैट के अंदर मिला। किसके अंदर मिला, बैट के अंदर। यह बैट के अंदर मिलता जुलता है भी, बैट के अंदर मिलता जुलता है। जो बैट का डीएनए है और इस कोरोना वायरस का आरएनए है, ये थोड़ा मिलता जुलता है। क्या है, मिलता जुलता है बच्चे। उसका और क्या काम करेगा भाई, ये ह्यूमन के अंदर डीएनए को भी क्या कर देता है बच्चे, डैमेज कर देता है। डीएनए को भी क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। और इसके भाई पहले भी बताए थे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कर देगा हमारे। किस पे इफेक्ट कर रहा है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मतलब जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसके अंदर ये क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो व्यक्ति को कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और सेकंड वेव के अंदर तो सबसे ज्यादा ही प्रॉब्लम किसकी हुई थी बच्चे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। और वो आपने बार बार हेडलाइन बन गई थी भाई, वहां उस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, उस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इतने वहां पे पेशेंट की डेथ हो गई। तो सेकंड वायरस जो सेकंड फेज आई थी, इसने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा अटैक किया था।
और थर्ड लेयर है ये भी कह रहे हैं भी सेकंड लेयर से ज्यादा डेंजरस है, सेकंड लेयर से ज्यादा डेंजरस है। तो इसका मतलब ये सीधा का सीधा इफेक्ट किस पे डाल रही है, आपके लंग्स पे। किस पे डाल रही है बच्चे, आपके लंग्स पे डाल रही है, आपके लंग्स पे डाल रही है। अब मैं समझाता हूं वायरस के बारे में, भाई कैसे दिखता है वायरस और कैसे हमारे शरीर में एंटर करेगा, और उसको रोकने का क्या, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वैक्सीन उसको कैसे रोकती है। एक एक बात को अब ध्यान से समझना। अब वायरस है ना, वायरस दिखने में इस तरह है, ये दिखने में इस तरह है। इसके अंदर दो पार्ट पढ़ लो आप। एक तो पार्ट ये लिख दिया हमने, और एक ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता है, ये वाले ऐसे दिखाया था ना न्यूज के अंदर, आपको वायरस ऐसे ही दिखाया था, ये वाला। तो ये वायरस दो चीज से बना हुआ है। अब जो वायरस की अपर की लेयर है बच्चे, इसको अलग नाम दिया गया है, और ये दिखाई दे रहा है ये वायरस के अंदर अलग लेयर है। अब याद रखना भाई, स्पाइक प्रोटीन। अब ये बाहर की लेयर है ना, आउटर लेयर, ये किससे बनी हुई है बच्चे, स्पाइक प्रोटीन की बनी हुई है। अब ये स्पाइक है, और ये किससे बने हुए हैं बच्चे, प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये अंदर क्या है इसके, यही तो काम कर रहा है, यही तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल्स है। और ये जेनेटिक मटेरियल्स बच्चे किससे बना हुआ है, ये आरएनए से बना हुआ है। आरएनए है, ये क्या है, आरएनए है। क्या है ये, आरएनए है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये स्पाइक प्रोटीन इसके चारों तरफ है, और बीच के अंदर क्या है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल है, जो किससे बना हुआ है, आरएनए। क्या बना हुआ है, आरएनए बना हुआ है। अब मेरी बात सुनो भाई, जैसे ही ये हमारे लंग्स में आएगा, जैसे ही ये हमारे ह्यूमन के लंग्स में आ जाएगा, जैसे ये ह्यूमन के लंग्स के अंदर आ जाएगा, तो मेरी बात सुनो भाई, ये लंग्स है आपके, ह्यूमन के लंग्स में आ जाएगा, तो ह्यूमन की जो लंग्स की सेल है ना, वो इसको एंटर नहीं करने देगी, क्योंकि सेल के चारों तरफ मैंने बताया था भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वो सेल मेम्ब्रेन किसको एंटर करने देगी, वो बाहर के फॉरेन मटेरियल को तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देगी, वो सिर्फ उसी को एंटर करने देगी जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। अब मेरी बात सुनना भाई, वो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उससे तो एंटर नहीं कर सकता ये कोरोना वायरस। ये क्या आपका, ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। अब इस कोरोना वायरस का नाम कैसे पता लगा, पता है, ये है क्राउन पार्ट, मतलब क्राउन मतलब सबसे बाहर का पार्ट। अब ये क्राउन पार्ट से एंटर करेगा, ये वायरस क्राउन पार्ट से हमारे शरीर में अंदर एंटर करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कोरोना वायरस बोल दिया। क्या बोल दिया, कोरोना वायरस बोल दिया। अब मेरी बात सुनो भाई, ये है सेल, ये है सेल, और ये सेल के चारों ओर क्या बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बनी हुई है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये क्या करेगी, ये एंटर नहीं करने देगी, ये एंटर नहीं करने देगी। तो सेल के एक इस तरह रिसेप्टर बने होते हैं बाहर। क्या बने होते हैं बच्चे, इन्हें कहा जाता है रिसेप्टर। क्या बोला जाता है भी, इन्हें बच्चा बोला जाता है रिसेप्टर। क्या बोला जाता है बच्चे, इन्हीं को तो बोला जाता है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या काम करेंगे भाई, अगर कोई भी मेडिसिन ली है ना, कोई भी मेडिसिन ली है और लंग्स के लिए ली है, तो ये रिसेप्टर मेडिसिन को अंदर लेके जाने का काम करेगा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, मैंने कहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजों को ही क्या करेगी, एंटर करने देगी। अगर कोई मेडिसिन है उसको भी एंटर नहीं करने देगी, उसको भी एंटर नहीं करने देगी। तो ये सेल के चारों तरफ क्या बने होते हैं बच्चे, रिसेप्टर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, रिसेप्टर बने होते हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, कोरोना वायरस है, इसने एंटर कर दिया हमारे शरीर में, और ये जाएगा आपके लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स के पास जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन से तो एंटर नहीं करेगा, लेकिन ये इसका स्पाइक होता है ना बाहर का हिस्सा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये किसके चिपक जाएगा, ये इस रिसेप्टर के चिपक जाएगा। किसके पास है, इस रिसेप्टर के पास चिपक जाएगा, और रिसेप्टर के चिपक के व्यक्ति के किस में चला जाएगा, सेल में। अब कहां पे चला गया ये कोरोना वायरस है, इस सेल में घुस गया। किस में घुस गया, सेल में घुस गया। किसके द्वारा, किसके चिपक के गया भाई, ये रिसेप्टर के चिपक के गया, और कहां पे चला गया, हमारी सेल में। हाँ भाई, अब ये सेल में चला गया।
सेल में चला गया, किसके जरिए भी, ये स्पाइक, ये आगे का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा किसके चिपा, रिसेप्टर के, और साथ चला गया किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जाएगा, अब ये काम शुरू करेगा। ये क्या काम करेगा बच्चे, अब ये काम शुरू करेगा, ये कहेगा भाई हाँ न्यूक्लियस के पास जाएगा, भाई हाँ बताओ भाई आपके शरीर के अंदर चीजें कॉपी कहाँ हो रही है, सेल में। अब कहेगा भी हमारे शरीर के अंदर तो प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन धड़ाधड़ बना रहा है कौन, राइबोसोम। मैंने कहा ना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, राइबोसोम का कहा जाता है। तो अब राइबोसोम क्या कर रहा है बच्चे, प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अब क्या जाएगा, अब ये कोरोना वायरस जाएगा वहां, क्या जाएगा, कोरोना वायरस वहां जाएगा और अपना आरएनए दे देगा, किसको, राइबोसोम को। कहेगा ये प्रोटीन को छोड़, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर, अंदर वाले को कॉपी कर, क्या कर, कॉपी कर। अब राइबोसोम को कुछ नहीं पता बेचारे को, उसका काम ही कॉपी का है ना। वो क्या करेगा भाई, प्रोटीन को, सेल की प्रोटीन को भूल जाएगा, छोड़ देगा। और ये चालाक है कोरोना वायरस, ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा और अपनी जनरेशन बढ़ानी शुरू कर देगा। कुछ टाइम बाद लंग्स के अंदर लाखों की संख्या के अंदर कॉपी हो चुकी होती है, किसकी, वायरस की, किसकी, वायरस की। फिर हमारे इम्यून सिस्टम को पता लगता है भाई ये बंदा तो काम का नहीं है, ये तो बाहर का है, किसका है, ये बंदा ही बाहर का है, ये सही नहीं है। तो इम्यून सिस्टम हमारा कहां पे आ जाएगा भाई, किस पे आएगा, लंग्स पे। और लंग्स के अंदर जो सेल के अंदर है, जो ये कोरोना वायरस है ना, इनको मारने का काम करेगा, ये उनको पीटेंगे भाई, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम WBC उनको मारने का काम करेगी, है ना। दैट अंदर लड़ाई चल रही है। अब क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। तब हमारे शरीर का क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हल्का हमारे अंदर क्या आ जाएगा, फीवर होगा। क्या होगा, फीवर। बट ये क्या काम करेगा भाई, इनसे आपका, हमारी इम्यूनिटी से ये वायरस खत्म नहीं होगा, ये वायरस है खत्म नहीं होगा। भाई न्यूक्लियस कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी तो कॉपी हो रही है, राइबोसोम तो कॉपी कर रहे हैं बहुत फास्ट, तुम कितने ही मार लो उतने ये और पैदा होते जा रहे हैं। तो फिर भाई कैसे इलाज संभव है कोरोना वायरस का, इस पे स्टडी चली। क्या चली, इस पे स्टडी चली भाई, कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। अब दोबारा समझ लो एक बार, देखो ये स्पाइक प्रोटीन है, ऐसे दिखाई देगा कोरोना, इसी स्पाइक से तो एंटर करेगा, इसी स्पाइक से तो एंटर करेगा, किस पे चिपक के जाएगा, वो रिसेप्टर पे, किस पे चला जाएगा, रिसेप्टर पे चला जाएगा। अब रिसेप्टर के माध्यम से एंटर कर गया सेल में, और सेल के अंदर जो प्रोटीन बना रहा था राइबोसोम, अब वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करेगा, किसकी, वायरस के, किसके, वायरस के। तो इन वायरस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, 2 या 3 दिनों में लाखों में चली जाएगी। फिर जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, भी ये तो गलत बंदा आ गया, ये तो बंदा ही सही नहीं है, इसको मारो, इसको मारो। तो उसको मारने का काम किया जाएगा शरीर में, है ना, आपस में। तो तब आपको एक फीवर होगा, फिर सिम्टम्स आने दिखाई होंगे। इनकी संख्या ज्यादा लंग्स में, और ये लंग्स को पकड़ने का काम करेंगे, लंग्स को क्या कर लेंगे, खिंचाव का काम करेंगे, सारा का सारा कुछ। अब ये लंग्स में चलेगा ही भाई। अब क्या करेगा, न्यूक्लियस कहेगा ऐसे नहीं होगा भाई, अब ये नहीं होगा। एक काम कर सकते हो भाई, इसको सेल के अंदर आने से रोक दो, सेल के अंदर है आने से रोक दो। फिर कह दिया चलो इसको क्या कर दो, रिसेप्टर को खत्म कर दे। बोले ना ना ना, रिसेप्टर को खत्म नहीं करना। अगर रिसेप्टर खत्म कर दिया तो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो लंग्स तक कहां पहुंचेगी, कैसे ठीक होगा। रिसेप्टर नहीं भाई, रिसेप्टर को नहीं छेड़ना, कुछ और जरिया देखे, कुछ और जरिया देखे। तो भाई क्या करें, बोले एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ, एंटीबॉडी बना लो, एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी बनाओगे तो वो एंटीबॉडी किस पे चिपक जाएगी, वो एंटीबॉडी इस स्पाइक पे चिपक जाएगी। किस पे चिपक जाएगी, इन्हीं स्पाइक पे चिपक जाएगी एंटीबॉडी। अब ये एंटर नहीं करेंगे, किससे, रिसेप्टर से। किससे, रिसेप्टर से। एंटीबॉडी बनाने का काम क्या है, इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदर जितनी ज्यादा इम्यूनिटी है उतने ही वायरस को हम क्या करेंगे, एंटर नहीं करने देंगे। अब ध्यान से सुनो भाई, एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी किसकी बनाओ, कोरोना वायरस की। किसकी, कोरोना वायरस की। जब भी इस तरह का वायरस हमारे शरीर में आए तो उसको क्या कर ले, एंटीबॉडी आए और उस स्पाइक को घेर ले।
एंटीबॉडी आए और इस वायरस को क्या कर ले, पूरी तरह घेर ले। अब ये एंटीबॉडी है और जितने भी इसके स्पाइक हैं उनको किसने घेर लिया, एंटीबॉडी ने घेर लिया। अब ये सेल के रिसेप्टर से इसको नहीं चिपकने देंगे क्योंकि इनके बीच में कौन आएगी, एंटीबॉडी आएगी। तो अब ये घूमता रहेगा हमारे शरीर में, एंटीबॉडी बन गई तो ये वायरस घूमता रहेगा। कोई भी कोरोना का वायरस हमारे शरीर में एंटर कर गया लेकिन वो कोशिका के अंदर नहीं घुसेगा, सेल के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि एंटीबॉडी हमने पहले बना ली। किससे भाई, इस तरह का जब भी वायरस आए उसको घुसने नहीं देना, उसको घुसने नहीं देना। तो एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, तो इसके लिए लिया गया वैक्सीन। क्या लिया गया, वैक्सीन। अब वैक्सीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई, ये वैक्सीन क्या काम करेगी। अब मेरी बात सुनो भाई, जो वैक्सीन है ना सारी mRNA पे है, mRNA पे है, एक या दो वैक्सीन को छोड़कर, एक या दो वैक्सीन को छोड़कर सारी की सारी बच्चे जो वैक्सीन बनी हुई है वो मैसेंजर RNA पे है। किस पे है, मैसेंजर RNA पे है, क्योंकि जो वायरस है मैंने बताया ना किसका बना हुआ है, RNA का बना हुआ है। अब इसका जेनेटिक मटेरियल जैसा था उसी तरह लैब में जेनेटिक मटेरियल को कॉपी किया गया। क्या किया गया, कॉपी किया गया और उस केमिकल में, उस वैक्सीन में डाला गया और केमिकल साथ मिला के भाई ज्यादा से ज्यादा क्या बने, एंटीबॉडी बने, हमारे लगा दिया। अब इस तरह का जेनेटिक मटेरियल का आरएनए जहां दिखेगा एंटीबॉडी उसको घेर देगी, एंटीबॉडी उसको घेर देगी और घेर लेगी तो ये स्पाइक्स को किस पे नहीं चिपकने देगा, रिसेप्टर पे नहीं आने देगा। रिसेप्टर पे नहीं आएगा तब तक ये शरीर में घूमता रहेगा, सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ज्यादातर जो आपकी वैक्सीन है ना वो mRNA पे है। जैसे रसिया की जो वैक्सीन है वो स्पुतनिक है। क्या है, स्पुतनिक है ना। अमेरिका और आपकी जर्मनी की एक वैक्सीन है वो है आपकी फाइजर। क्या है, फाइजर है। इंडिया के अंदर कौन सी है अभी, कोवैक्सीन। कौन है, कोवैक्सीन। एक है आपकी एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बनाई हुई, वो है आपकी कोविशील्ड। क्या है, कोविशील्ड है ना। इसी तरह एक चाइना की वैक्सीन है। तो वैक्सीन का टॉपिक हम कल कराएंगे आपको, भाई कौन कौन सी वैक्सीन है, किस तरह काम करेगी। अभी मैं आपको बता दूंगा भाई जो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा कारगर है, क्योंकि जो बाहर वीजा वगैरह लगवा रहे हैं उनको बोला गया भाई हम किसको परमिशन देंगे, आपको कौन सी वैक्सीन लगी होनी चाहिए, कोविशील्ड। कौन सी लगी, कोविशील्ड। और कोविशील्ड को बनाने में एक तो थी एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक थी एस्ट्राजेनिका यूनिवर्सिटी, है ना। इन दोनों ने मिलके आपकी कोविशील्ड को बनाया। कोवैक्सीन के अंदर अधमरा क्या है, कोरोना वायरस है। इसकी हिस्ट्री में कल बताऊंगा। इंडिया वाले तो तेज है ना भाई, हमारे अंदर क्या किया, आरएनए वगैरह नहीं किया, कोरोना को ही पकड़ लिया, उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, मार दिया और वैक्सीन में डाला और ठोक दी। बोले भाई ये इस तरह का वायरस आई ना, पकड़ लिए उसको, क्या कर लिए, पकड़ लिए, उसी वायरस के अंदर क्या बना दे, एंटीबॉडी बना दे। अब बात है बच्चे भाई हमारे किस तरह की वैक्सीन लगवाई जाए, किस तरह की वैक्सीन है लगवाई जाए। वैक्सीन का काम ही बच्चे एंटीबॉडी बनाने का होता है। क्या, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, वो कोरोना वायरस की। किसकी बनाएगी, कोरोना वायरस की। वैक्सीन सारी ही अच्छी है मार्केट में, सारी ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, mRNA पे काम कर रही है। और कोवैक्सीन किस पे काम कर रही है, उसके अंदर क्या है, कोरोना वायरस है। अब उसके अंदर अधमरा कोरोना वायरस है। बात सुन लो भाई, वो काम करेगी या नहीं करेगी, वो भी करेगी। उसके अंदर अधमरा वायरस है, अधमरा है, उसके क्या कर दिए जाते हैं, देखो भाई अधमरा वायरस है मतलब उसका ये हिस्सा उड़ा दिया जाता है, बिल्कुल छोटा रख लिया जाता है, और इसके अंदर ये भी उड़ा दिए जाते हैं, है ना। मतलब स्पाइक, उसके स्पाइक भी मतलब एंटर करने वाले भी उड़ा दिए जाते हैं। अब ये वायरस जाएगा, तो ये वायरस जाएगा तो क्या करेगा, ये वायरस जाएगा, अधमरा है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम इसको क्या कर देंगे, फटाफट करके इसको क्या कर देगा, मार देगा, और आगे से इसकी क्या बन जाएगी शरीर में, एंटीबॉडी। अब इस तरह का कोई भी प्राणी अब घुसेगा ना, अब घुसेगा तो क्या हो जाएगा, वो कहते हैं भी नकली दिखा दिया, नकली कहते हैं ना भी नकली दिखा दिया। जब नकली दिखा दिया तो उसको तो मार दिया। अब असली वाला जब कोरोना आएगा ना,
एंटीबॉडी भागेगी सारी, हाँ आ गया आ गया आ गया, उसको घेर देंगी, उसको घेर के बैठ जाएंगी, उसको एंट्री नहीं होने देगी, उसको एंट्री ही नहीं होने देगी। कौन भाई? एंटीबॉडीज। अब बता देता हूं भाई, जो आप सैनिटाइजर यूज करते हो वो क्या करेगा? वो कोरोना को बीच में से फाड़ देगा, कोरोना को बीच में से फाड़ देगा, आरएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा कोरोना का। इसका मतलब तो सही है ना भाई, 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है आपका सैनिटाइजर। किसको पी लिया जाए? अरे पीने से क्या होगा? पीने से ये रिसेप्टर भी उड़ा देगा आपके लंग्स के, ये रिसेप्टर भी, अगर रिसेप्टर उड़ गए लंग्स के तो कोई मेडिसिन ही काम नहीं करेगी, आपकी वैसे डेथ हो जानी है। तो सैनिटाइजर हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ किसके लिए? आउटर पार्ट के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा भाई थर्ड लहर आपकी आ रही है, उसका नाम है आपका डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस आपकी थर्ड लेयर है, उसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा क्या इफेक्टिव है? वैक्सीन भाई। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं अगर आपको क्या बचना है? कोरोना को हराना है, क्योंकि जितनी ज्यादा एंटीबॉडी होगी उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे किसके? डेथ के, उतने ही चांसेस हो जाएंगे डेथ के। जो पेशेंट है डायबिटीज के, हार्ट के, है ना, कैंसर के, एड्स के, वैक्सीनेशन करवाओ भाई। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इम्यूनिटी सिस्टम पहले से वीक है, ये वायरस और ज्यादा घेरेगा आपको, फिर आपके बचने के चांसेस नहीं है। बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन। कल जितने देशों ने कौन कौन सी वैक्सीन बनाई है, फाइजर किस देश की है ना, कोवैक्सीन किसकी है, स्पुतनिक किसकी है, भारत में कब कौन प्रोडक्शन इसका कर रहा है, पुणे के अंदर सीरम कंपनी है, सारा कुछ मैं इसका कल लिखवा दूंगा वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन का काम एंटीबॉडी होता है। अगर हमारा सेशन आपको लगा भी आज हमें समझ आया तो लाइक जरूर कर देना बच्चे, और जिसको समझ नहीं आया वो अनलाइक कर देना, है ना, दोनों चीज पसंद है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी का।